तो बेंगलुरु में जो हिंसा हुई है, क्या वो शाहीन बाग पार्ट 2 है, या फिर हम कहें कि दंगा कंपनी तो वही है, अब सिर्फ शहर बदल गया है। पहले दिल्ली में दंगे हुए, अब बेंगलुरु में क्या सुनियोजित तरीके से उसी तरीके से दंगे किए गए, भड़का करके। वो किस लिए, आप जान जाएंगे। एक घंटा हमारे साथ रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है, बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आती है, एक बड़ा हुजूम रास्ते पर निकलता है, सैकड़ों हजारों की भीड़ मजहबी नारों के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। जब यह भीड़ कांग्रेस के विधायक के घर पहुंचती है तो अचानक भीड़ दंगाइयों में तब्दील हो जाती है। उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर और रॉड होते हैं, तोड़फोड़ आगजनी करती चली जाती है, गाड़ियां दिखती हैं, गाड़ियों को आग लगाती चली जाती है। आलम ऐसा कि कानून की रक्षा करने वाले भी इस कट्टरपंथी भीड़ के आगे बेबस हो जाते हैं। नतीजा, पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है, पुलिस की फायरिंग तक करनी पड़ती है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। अब रात से लेकर के अब तक बेंगलुरु का यही हाल है। लेकिन यह हिंसा यूं ही अचानक नहीं भड़की, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश है, जिसकी परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या बेंगलुरु हिंसा शाहीन बाग पार्ट 2 है, वो दंगा कंपनी जो कि इसी फिराक में थी कि किसी तरीके से दोबारा दंगों को भड़काया जाए, साजिश का नया खेल किया जाए। क्या बेंगलुरु उनका नया निशाना है? क्योंकि मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों में से कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो इशारा करते हैं कि कैसे बेंगलुरु में शाहीन बाग वाली साजिश रची गई। क्या है बेंगलुरु दंगों का वास्तविक सच, इस पर बड़ी बहस हम करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर बता दें, जो इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स हैं, उससे आप जान जाएंगे क्यों हम ये कह रहे हैं कि बड़ी साजिश की तरफ यह इशारा कर रहा है। एक तो बेंगलुरु हिंसा में 3 लोगों की मौत होती है, हिंसा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की, और फिर उसके बाद कांग्रेस विधायक के घर पर यह भीड़ पहुंचती है और इलाके को जलाती चली जाती है। 3 लोगों की मौत की खबर है, पहले 2 थी, ये संख्या 3 हो चुकी है। हिंसा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, लेकिन यह भीड़ नहीं थमी। फिर उसके बाद इस फायरिंग में 3 लोग मारे गए हैं। हिंसक भीड़ ने कांग्रेस से विधायक के घर पर हमला बोला, वहां पर पत्थरबाजी की, कई घर, आम लोगों के घर जो है उन्हें फूंक दिया गया, गाड़ियां रास्ते में थी उन्हें आग लगा दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। बाकायदा दंगाई तरीके से ये लोग मजहबी नारों के साथ दंगा करते रहे, और अब तक 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। दरअसल खबर क्या है, हम आपको यह भी बताते हैं। खबर यह है कि बेंगलुरु में दंगाइयों का कांग्रेस के विधायक के घर पर हमला होता है। विधायक के रिश्तेदार पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का आरोप है। और पोस्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं और दंगा करने लग जाते हैं। दंगाइयों ने कई लोगों के घर और गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। हिंसक भीड़ के हमले में 50 से 60 पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। दंगाई पहुंचते हैं सुनियोजित तरीके से कांग्रेसी विधायक की तरफ। विधायक के रिश्तेदार पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का आरोप है, जो कि फेसबुक पर आती है। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ सड़कों पर दंगाई उतरते हैं। और चौथी बड़ी खबर इसमें यह है कि दंगाइयों ने कई घरों में, आसपास के घरों में आग लगा देते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। हिंसक भीड़ के हमले में 50 से 60 पुलिस वाले, यानी पुलिस वालों को भी ये नहीं बख्शते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा था पुलिस वालों पर कैसे हमला किया गया था, वो पुलिस जो कि इस हिंसा को शांत करा रही थी, उस पुलिस को भी निशाना बनाया गया था। जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, जिस तरीके की अब तक की अपडेट है, एसडीएफआई का जो कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है, क्या यह कहा जा रहा है कि वो बाकायदा न केवल जब थाने पहुंचा, बाहर निकल करके वो भाषण देता और सुनियोजित तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है? मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 हो सकता है, कैसे सुनियोजित तरीके से वहां पर यह दंगा किया गया? जी देखिए सचिन, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना सामने में आई हो। इससे पहले भी घटनाएं आई हैं, उसको लेकर के कानूनी मामले दर्ज होते हैं, लोगों की गिरफ्तारी होती है, संप्रदाय विशेष के द्वारा उसका विरोध होता है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, ये थोड़ा सा जरूर चौंकाती है। खास करके इस वक्त अभी मैं कंवलबाई संद्रा में हूँ, बिल्कुल वेंकटेश मूर्ति जो यहाँ के एमएलए हैं उनके घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस भी है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों का मानना है, उनके द्वारा बताया गया कि ये भीड़ पहले कुछ कम संख्या में आती है, थोड़ी देर बाद भीड़ दोबारा आती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, और अचानक ये संख्या जो है हज़ारों में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद भीड़ कुछ नहीं सुनती, मकान को आग के हवाले करती है। बाहर पड़ी जितनी मोटरसाइकिल्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उसके अंदर में आग लगा दी जाती है। गैराज के अंदर में जो कार है
उसको आग लगा दी जाती है। पूरे मकान के अंदर में जब आप जा करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी एक चीज़ को साबित नहीं छोड़ा गया है। अमूमन अगर इस तरह की घटना होती है और स्फूर्त मैंने कि अगर ऐसा माना जाए कि भीड़ हिंसक हो गई तो वो तोड़फोड़ मचाती है, लेकिन आगजनी और इतने बड़े पैमाने पर कि घर का एक भी सामान न बचे, ये सीधा इशारा करता है कि ये पूरी तरह से तय किया गया था, प्लान किया गया था। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उस इलाके की आई हैं सामने के अंदर में, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रुक कर बातें कर रहे हैं और उसके बाद एक तरफ निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसको ये बताया जा रहा है कि उनका संबंध एसडीपीआई से है, तो वो व्यक्ति दरअसल बेंगलोर महानगर पालिका का एक चुनाव एसडीपीआई के टिकट पे लड़ चुके हैं। मैं बताऊं ना एसडीएफआई कौन है? एसडीएफआई कौन है? एसडीएफआई वही है जो कि पीएफआई का पॉलिटिकल साथी है, और वो पीएफआई जिसने पूरी दिल्ली दंगों की साजिश रची। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग यानी कि दिल्ली दंगा पार्ट 2 करने की कोशिश थी या साजिश है। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, देश रतन निगम हमारे साथ है, आरएसएस विचारक सुंदर बालाकृष्णन है हमारे साथ, मौलाना नदीमुद्दीन है इस्लामिक स्कॉलर, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और जयपाल शर्मा तो लगातार हमारे साथ बने ही हुई हैं। इसलिए जिस वक्त जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आ रही है, प्रेम शुक्ला, ये कहना शायद गलत नहीं होगा, दंगा कंपनी वही लेकिन शहर बदल गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस मामले में गिरोहबद्ध होकर हिंसा की गई, जिस तरह से पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी करने के मुद्दे को उठाकर आगजनी की गई, हिंसा पर लोग आमादा हुए, जिस तरह से लोग जमा हुए, वो इस बात को सिद्ध करता है कि एसडीपीआई पीएफआई जो आईएसआई के निर्देश पर चलने वाले संगठन हैं, वो भारत के विविध हिस्सों में लगातार दंगा और हिंसा फैलाकर अलगाववाद को हवा देने का उनकी सुनियोजित योजना है। जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग में हुआ, पहले से ही तय करके छतों पर पत्थर जमा करना, एसिड बल्ब जमा करना, लोगों पर धनुष बाण बनाकर हमला करना, उससे पेट्रोल बम फेंकना, जिस तरह की तैयारियां दिल्ली में दिखी, उसी का को दोहराने का काम कर्नाटक में आज किया जा रहा है। ये भारत के किसी भी हिस्से में कभी किया जा सकता है। ये लखनऊ से शुरू हुआ। लखनऊ में पहले इन्होंने जो है सीएए के विरोध में आगजनी की, कालांतर में शाहीन बाग किया। आज एसडीपीआई यही हरकत जो है वो कर्नाटक में आज जो है कांग्रेस के एक एमएलए के घर पर किया जा रहा है। ये सीधा सीधा संकेत है कि हम झुंडशाही चाहते हैं, हमको लोकशाही में विश्वास नहीं है, हम हिंसा में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते, हम आगजनी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, और इनके समर्थन में पूरी एक गैंग खड़ी हो जाती है। जिस तरह से आप शाहीन बाग के दंगों को आपने देखा कि मीडिया की कभी एक गिरोह जिस तरह से शाहीन बाग में जो विक्टिम थे उनको दोषी सिद्ध करने पर आमादा थे, और जो दोषी थे, जो हत्यारे थे, जो हिंसक थे, उनको जो है निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास होता है। अभी कर्नाटक के मामले में भी आप यही कालांतर में पाएंगे कि सारे लोग जो हैं इनको शांतिवादी कहकर जो दंगाई हैं, दंगाइयों के पापों पर नकाब डालने का दुष्कर्म रचा जाता है, और ये बार बार होता है। और ये पूरे देश में इस तरह की स्लीपर सेल खड़ी कर दी गई है। ये इस बात का संकेत है, इतने कम समय में अगर लोग जमा होकर दंगा, हिंसा, आगजनी करते हैं, इसका मतलब है कि उनकी दंगा करने की तैयारी पहले से ही है। और शहजाद क्या समझ में आता है, क्योंकि मैं अगर इसको जोड़ करके देखूं, उमर खालिद आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उससे पहले एक तरीके से सुनियोजित साजिश रची जाती है कि हमें यह दिखाना है कि एक माइनॉरिटी विशेष के खिलाफ यहां पर जुल्म ढाया जाता है और दिल्ली दंगों को उसके बाद अंजाम दिया जाता है। हमने साफ देखा। उसके बाद क्या वही साजिश एसडीएफआई का साथ होना, उनके एक नेता का वहां पर थाने पहुंचना, बाहर खड़े होकर के भीड़ को एड्रेस करना, और कुछ ही वक्त में हजारों की भीड़ का वहां पर इकट्ठा हो जाना, ये क्या बताता है? तो सचिन, मैं आपको दोनों पटकथा कैसे लिखी गई है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। दिल्ली में भी यही पीएफआई थी जो मुलव्वस थी इन दंगों में, और ताहिर हुसैन, उमर खालिद और तमाम उन लोगों के साथ ये दंगे करवाए गए, फैजल फारूकी जैसे लोगों के साथ करवाए गए। ये दिल्ली पुलिस ने अपनी 1030 पेज की चार्जशीट के में अंदर कहा है। और किस तरीके से विदेश से पैसा आया, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये दंगे सुनियोजित तरीके से करवाए गए, कैसे पत्थर और बाकी तेजाब, बॉम्ब
तैयारी की गई और उसके बाद दंगे भड़काए गए और दंगे होने के बाद एक मंडली, विशेष मंडली आ गई जिसने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की कि इसमें मुसलमान टारगेट हुए हैं और हिंदुओं ने दंगा करवाया और इस्लामोफोबिया का कार्ड खेला गया। अब आइए बेंगलुरु में भी बताया जाता है कि कई दिनों से भड़ास थी भूमि पूजन को लेकर, राम मंदिर के निर्माण का जो फैसला आ गया उसको लेकर, तो ये मौके के तलाश में थे और मौका मिला इस फेसबुक पोस्ट पर मुझे एक बात बताइए, क्या 1 घंटे में कोरोना काल में लॉकडाउन में इतनी भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है? क्या इस तरीके से सुनियोजित ढंग से क्या पत्थर और लाठी डंडे जो है वो इकट्ठे रखे जा सकते हैं? क्या इतनी भारी तादाद में इतनी जल्दी एक भीड़ जमा की जा सकती है? और पुलिस जो रोक रही थी, तरीके से काम किया जा सकता है? और यहाँ पर भी पुलिस वाले घायल हैं, उन्हीं पुलिस, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें एसडीपीआई जो पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल आउटफिट है पीएफआई का, और देखिए ना, जो लोग इस्लामोफोबिया का रट लगाए हुए थे, जो लोग जय श्री राम को युद्ध घोष कहने में नहीं कतराते, जो लोग हमेशा ये सवाल उठाते थे कि हिंदू कितना कट्टरपंथी है, जो लोग भूमि पूजन हो गई या राम मंदिर बन रहा है तो सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, वो लोग पूरी तरह से आज खामोश है। क्या कल रात के जो दंगे हुए वो सेकुलरिज्म पर खतरा नहीं है? क्या वो सेकुलर दंगे हैं? हमारे देश में अब सेकुलर और सांप्रदायिक दंगे होने लग गए हैं। कहां है स्वरा भास्कर, कहां है जावेद अख्तर, कहां है अनुराग कश्यप? मैं लगातार ये सवाल पूछता रहूंगा क्योंकि मैं उनके टाइमलाइन पर लगातार चेक कर रहा हूं, उनके एक भी ट्वीट उनका नहीं आया है अब तक। क्यों भाई? अगर कोई लिंचिंग हो जाती है तब तो आपको पूरा जय श्री राम युद्ध घोष नजर आता है, तब तो आपको पूरी 100 करोड़ की कौम आपको हत्यारी नजर आती है या हिंदू टेरर नजर आता है, और आज आप लोग पूरी तरह से खामोश है ना। आप पीएफआई पर कुछ बोलोगे, आप कहते थे ताहिर को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मुसलमान है, तो आज आप मुझे बताओ जब एक नारा लगाकर दंगे किए जाते हैं तब आप क्या कहोगे उसके बारे में? ये जो सेकुलरवादियों की पूरी मंडली की खामोशी है, ये दरअसल बहुत कुछ बयान करती है। चयनात्मक सेकुलरिज्म, सहिष्णुता के दोहरे मापदंड। और मुझे एक बात बताइए, कितना हिंदुओं को छिड़ाने की कोशिश की गई? एग्जैक्टली, मैं वही कहता हूं ना, ये तक कहा गया कि आपके मंदिर को तोड़ देंगे। उठाए वो चुप कैसे? मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, कैसे वो देखिए मजहब विशेष का नारा लगा करके भीड़ को आयोजित किया जाता है, प्रायोजित किया जाता है, फिर भीड़ कैसे जो है डाइवर्ट हो जाती है, जैसा हमने शाहीन बाग में देखा था। एक बार मैं चाहूंगा वो फुल फ्लेज वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें बाकायदा वो साउंड आप देख सकते हैं कि मजहबी नारों के साथ जैसा दिल्ली हिंसा के दौरान भी जो हुआ था वैसा ही यहां पर देखने को मिला। एक सेकंड में टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर आती है, लेकिन सुंदर बालाकृष्णन, ये देखिए मजहब के नाम पर कैसे हिंसा होती है और कैसे वहां पर नारे लगाए गए, साफ नजर आ रहा है। सुंदर बालाकृष्णन, क्योंकि मजहब विशेष के नारे लगाए गए, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, आम लोगों को भी निशाना बना दिया गया, इस कारण से जायज है सर खामोशी? तो सेकुलर हो जाते हैं दंगे क्या सर? देखिए, जो भी दंगा करता है, किसी भी दंगा हो, सबको सख्त सजा दी, जो भी हो, इसमें एसडीपीआई हो, कोई भी पार्टी का हो, उसको सजा देना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग सब साथ में चाहिए, ऐसे नहीं कि दंगा करके। और यहाँ पर जो फेसबुक पोस्ट डाला गया है, मुझे ऐसे भी दूसरा न्यूज चैनल से मुझे खबर में आई कि उसका जो फेसबुक पेज है उसको हैक किया हुआ है, ये मुझे पता नहीं है। इसके ऊपर काफी बहुत इंट्रोगेशन करके इसमें जो भी गुनहगार है उनको सजा देनी चाहिए। इसमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके कोई नहीं, यहाँ पर जो भी दंगा किया है, नहीं जो भी दंगा क्या साफ नजर तो आ रहा है। मौलाना नदीमुद्दीन, एक बार फिर से मुसलमानों के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश ना, शहर बदल गया, तरीका वही ना शाहीन बाग वाला। देखिए, आप मुझे बगैर रोके 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। अब मैं क्या कहता हूं आप सुनिए। शाहीन बाग में क्या हुआ, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अनुराग ठाकुर के भड़काने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चाहे जय श्री राम, अभी राजस्थान के अंदर एक बुजुर्ग को जय श्री राम कह के लिंचिंग की गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं कहता हूं चाहे हिंदुओं की तरफ से कोई नारा हो या मुसलमानों की तरफ से कोई नारा हो, दोनों निंदनीय नारा है। बेंगलुरु की जो घटना हुई है, पैगंबर इस्लाम पर जिन्होंने टिप्पणी किया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चाहे पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी हो या किसी धर्म पर टिप्पणी हो, हमें सोचने की जरूरत है। किसी के धर्म पर किसी को टिप्पणी करने का अख्तियार नहीं, मगर हिंसा जिन्होंने किया, बेंगलुरु में जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, अब ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार क्या कर रही थी? सरकार भाजपा की है, वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? अगर भीड़ जमा हुई
तो ये पुलिस की नाकामी है। आप पुलिस से पूछिए। उस मुजम्मल पाशा की शासन नाकामी प्रशासन नहीं है। की नहीं, उस जिम्मेदारी मुजम्मल है। पाशा को नहीं लटकाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, पुलिस की नाकामी है। वो 70 पुलिस वाले जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में मोटे मोटे पत्थर लेकर के उनका सर फोड़ रहे थे, नाकामी पुलिस की है। जैसे कि दिल्ली में पुलिस की नाकामी थी, उस आदमी की नाकामी नहीं है। मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं, एक सेकंड में आपको बताता हूं। सर, एसडीपीआई का वो सदस्य कौन है, वो कौन है, मैं उसका प्रोफाइल आपको दिखाता हूं। सर, फिर आप बताइएगा। नहीं, फिर आप बताइएगा। आप ताहिर हुसैन को बचा रहे थे कि देखिए मुसलमान है, वो कार्ड खेलने की कोशिश। ये देखिए मुजम्मिल पाशा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई का सदस्य है। एसडीपीआई कौन? एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग। पीएफआई कौन? जिसने दिल्ली में दिल्ली दंगों की साजिश रची। ये बाकायदा बेंगलुरु से चुनाव लड़ चुका है, बीबीएमपी का चुनाव लड़के जीत नहीं पाया है, और ये व्यक्ति पहुंचता है थाने में शिकायत दर्ज कराने की। फेसबुक पर पैगंबर के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट है, उसकी एफआईआर वो दर्ज करवा सकता था लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से, लेकिन वह बाहर खड़े होकर के वो भीड़ को एड्रेस करने लग जाता है, मजहबी नारे लगवाने लग जाता है, लोगों को प्रोवोक करने लग जाता है। वो कौन सा विजुअल था, ये देखिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि सुनियोजित साजिश, इसकी जरा आवाज सुनाइए। नारायण तकबीर, अल्लाहू अकबर, जो भी आगे आएगा रोक देंगे। मुजम्मिल पाशा नाम है, मुजम्मिल पाशा। अब भी कहेंगे इनका कोई धर्म नहीं। जो लोग हिंसा कर रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। मैं कहता हूं हिंसा किसी की तरफ से हो, चाहे हिंदुओं की तरफ से हो, किसी की क्या करते हैं सर? किसी का लेकर के ब्लैंकेट लगाने लगते ना आप। मगर पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी कल पर रहिए ना, बेंगलुरु के दंगे पर रहिए, हिंदू धर्म पर हो। मतलब आप कहीं पर भी हो हम मजम्मत करते हैं, कहीं पर भी हो हम निंदा करते हैं। ये भाषण थोड़ा ना सर। बेंगलोर जला दिया आधे से ज्यादा, एक मजहबी नारे लगा करके आप ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी हो हिंसा, सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे। कार्रवाई करिए। नहीं, यही अगर वाइस वर्सा हुआ होता। नहीं, एक मुझे बताइए शहजाद, आपको किसने रोका? सरकार नहीं, मुझे एक बात बताइए प्रेम शुक्ला, यही अगर वाइस वर्सा हुआ होता, यही हाथ में लेकर के अगर यही रिएक्शन दिखाया होता जब यह कहा जा रहा था कि वो लोकतांत्रिक तरीके से भूमि पूजन मंदिर के बाद कि आपके मंदिर को ढा करके मस्जिद हाजिया सोफिया की तरह यहां बना देंगे, या मस्जिद थी मस्जिद है मस्जिद रहेगी। मोदी सरकार ने फैसला अपने पक्ष में कराया, मुसलमान डरे नहीं। जब शफीकुर रहमान बर्क से लेकर असदुन ओवैसी ये सब कह रहे थे मस्जिद थी और रहेगी, अगर यही वहां पर रिएक्शन हुआ होता तो ये मौलाना जितने आज सॉफ्ट हैं इस भीड़ के खिलाफ, नारायण तक भी अल्लाहू अकबर, पर उस दिन भी इतने सॉफ्ट होते क्या? देखिए सचिन जी, सबसे इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सचिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसमें कि एक दलित एमएलए को, कांग्रेस के दलित एमएलए के घर को फूंक दिया गया, लेकिन दलित एमएलए के घर को फूंक देने के बावजूद दलितों के लिए हमेशा स्वयं को संरक्षक के रूप में पेश करने वाली कांग्रेस चुप्पी साधे हुए। क्या कारण चुप्पी साधने का? कांग्रेस चुप, चंद्रशेखर रावण चुप, उदित राज चुप, मायावती चुप, ये क्या कारण है? एक दलित एमएलए को उसका घर उन्मादी भीड़, जिहादी भीड़ घेर लेती है, आग लगा देती है, उसकी हत्या का प्रयास करती है, और जो रोज दलितोद्धार की बातें करते हैं, जो ऊना में किसी को कोड़े चल गए और फिर कार्रवाई हो गई, बावजूद उसके रोज ऊना ऊना चिल्लाते हैं। आज एक दलित एमएलए के घर पर इस तरह से जिहादी भीड़ ने हमला किया, एसडीपीआई के नेतृत्व में किया। दलित अधिकारों का चिंता करने वाले लोग आज किस बिल में घुस गए हैं, किस मार्ग में घुसे हुए हैं, ये तो बताएं। श्रीमती सोनिया गांधी बेशर्मी से चुप क्यों है? प्रियंका वाड्रा जो चंद्रशेखर आजाद के सिरहाने जाकर बैठ जाती हैं, आज कहां गायब है? राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस के दलित एमएलए को घेरकर तो सही सर, मुझे एक बात बताइए, दलित राइट्स की बात करने वालों को तो छोड़िए, आज संविधान खतरे में नहीं आता है जब सड़क पर इतनी आग लग जाती है, जब यहां पर आम लोगों की गाड़ियां तोड़ दी जाती, घर तोड़ दिए जाते हैं, नारायण तकबीर का नारा लगा करके आज संविधान खतरे में नहीं आता है, आज देश का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है, जो उस दिन भूमि पूजन से खतरे में आ रहा था। इतना डबल स्टैंडर्ड हो सकता है क्या प्रमोद? अगर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए शहर बदल गया लेकिन दंगा कंपनी वही है, बिल्कुल तरीका वही है, इसके पीछे क्योंकि आपने तो तफ्तीश की थी ना, पीएफआई, एसडीपीआई, क्या लिंक था? जरा बताइए कि क्यों ये शाहीन बाग या फिर दिल्ली पार्ट 2 नजर आ रहा है बेंगलुरु?
जी बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें कि 13 दिसंबर 2019 को सबसे पहले जामिया में हिंसा हुई थी, उसके बाद 15 को हिंसा ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद से ही शाहीन बाग का जन्म हुआ था। सबसे पहले जो शर्जील इमाम है उसने रोड ब्लॉक की थी और वहाँ पे हज़ारों लोगों को बैठा के वो निकल गया था, अलीगढ़ गया था, वहाँ उसने भड़काऊ भाषण दिए थे और उसके बाद से शुरू हो गया था। और फरवरी में 23, 24, 25 फरवरी को जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे दौरा था, उससे पहले ही उमर खालिद जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भाषण देता है और पूरी सुनियोजित तरीके से साजिश की जाती है जिसमें PFI फंडिंग करती है, SDPI फंडिंग करती है कि किस तरीके से अगर CAA और NRC के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी है तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करना होगा। और इसमें उमर खालिद, नदीम खान, खालिद सैफ़ी, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो JNU और जामिया के पूर्व छात्र थे। शर्जील इमाम JNU से है, कई सारे प्रोफेसर उसके अंदर शामिल थे और उन्होंने पिंजरा तोड़ गैंग हो या फिर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, ऐसी इस तरीके की संस्थाओं को उन्होंने अपने साथ मिलाया और तमाम जो भोले भाले लोग थे उनको सिर्फ उनकी आने वाली पीढ़ियों के वजूद का खतरा दिखाकर एक भीड़ के तौर पे इस्तेमाल किया। पत्थर, पेट्रोल बम और हथियार पहले से ही जमा किए थे और सोची समझी साजिश के तहत हिंसा की गई थी। और यह हिंसा सिर्फ 23, 24, 25 फरवरी को सबसे ज़्यादा पीक पे थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ थे। और ये सारी हिंसा के पीछे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसके में और ये दिल्ली में आज खामोश है ना, आज मोमबत्ती नहीं निकलेगी, आज संविधान खतरे में नहीं आएगा क्योंकि एक धर्म विशेष है तो इसलिए सेकुलर है। आज यहाँ पर कोई नहीं कहेगा कि देखिए यहाँ पर वहाँ इसके पीछे ISI का हाथ भी हो सकता है। PFI और ISI ने मिलकर के कैसे दिल्ली में आग लगाई थी। देश रत्न निगम साहब, ये ऐसा कौन सा सेकुलर बिल है जिसमें सब घुस जाते हैं सर, और बहुत अच्छे से इनको ये दंगे भी अच्छे लगने लगते हैं। देखिए इनकी रोजी रोटी इन्हीं लोगों से चलती है, पीछे से जो पैसा आता है और इनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं तो इसलिए इनकी मजबूरी भी है। लेकिन ये धीमे धीमे साफ हो रहा है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। और देखिए दिल्ली के जो दंगे हैं, अगर उनकी कुछ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे रैकी हुई थी, वहाँ प्लानिंग थी, सुनियोजित तरीके से आयोजन किया गया था और एक कमांड स्ट्रक्चर था जैसे मिलिट्री में नहीं होता है। अगर आप सोचे उसके बारे में, कंट्रोल है और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। ये अचानक दंगा नहीं होता है, बहुत मिलिट्री प्रिसिशन के साथ होता है। मकान चिन्हित किए जैसे दिल्ली में किए गए, गलियां चिन्हित की गई और उन पे फिर हमला हुआ, वैसा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और दूसरा, पुलिस पे सुनियोजित ढंग से हमला करना। आपको असदुद्दीन ओवैसी के भाई का वो याद होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम क्या करेंगे। तो ये जानबूझ के पुलिस को हताश करने के लिए पुलिस को भी टारगेट करते हैं, उनके लोगों पर हमला करते हैं जिससे पुलिस हताश हो जाए और वो कार्रवाई ना करे। तो ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्लान है। PFI का रोल तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। और एक आपको मैं बता दूं, ये जो जान माल की नुकसान हुआ है ये इन्हीं दंगाइयों से भरपाई करी जानी चाहिए। देश रत्न निगम साहब, मैं वापस आऊंगा आपसे शुरू करता हूं, फिर उसके बाद नदीमुद्दीन आपको लेकर के आऊंगा। ये देखिए, जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया उसका ये बयान है आधिकारिक कि ऐसा है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। वो पोस्ट जो फेसबुक था जो आपत्तिजनक था, हैक हो गया था, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि तय किया हुआ था कि दंगा करना है। उसके बावजूद उसकी बगैर सुने हुए वहां पर भीड़ पहुंचती है। पहले नेता पहुंचता है जो कि PFI और SDPI से जुड़ा हुआ है, वो भाषण देता है, भीड़ ऑटोमेटिकली जैसे तैयार बैठी थी वो खड़ी होती है, फिर उसके बाद देखिए ये आग लग जाती है। इतना सुनियोजित ये है नहीं तो और क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे क्योंकि लगता यही है दंगा कंपनी वही है, शहर बदला है। क्या गुस्सा इसे कहते हैं कि गाड़ियों की गाड़ियां, भीड़ की भीड़ बाहर निकलती है और गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। एक व्यक्ति जो कि वहां पर एड्रेस करता है भीड़ को बाहर निकलने के लिए। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बेंगलुरु में शाहीन बाग पार्ट 2 है। हम इसका अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयपाल शर्मा। जयपाल, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिंक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये जरा दर्शकों को बताइए, मुजम्मिल पाशा कौन है?
कैसे एसडीपीआई से जुड़ा है, एसडीपीआई जो कि पीएफआई से जुड़ा है, वो पीएफआई जिसका दिल्ली दंगों में पूरा हाथ था। जी देखिए, मुजम्मिल पाशा जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बारे में सब जानते हैं इस इलाके के अंदर में कि वो एसडीपीआई का लीडर है और इससे पहले बीबीएमपी यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका कॉरपोरेशन का इलेक्शन उसने एसडीपीआई के टिकट पर लड़ा था और वो उसमें हार गया। कल जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त उस भीड़ के अंदर वो मौजूद था और एक तरह से वो उस भीड़ के साथ मौजूद था और जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ उस वक्त भी वो यहाँ मौजूद था। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी आई हैं जिसके अंदर में इस बात को साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरह से छोटी छोटी उम्र के लड़के यानी 20 से लेकर के 25 साल के नवयुवक जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पर, उसके बाद एक साथ दल बना करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको किसी तरह का निर्देश दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और वो दल बना करके उस तरफ चल पड़ते हैं। कोई भी घटना होती है उसमें भीड़ में हिंसक होती है, लेकिन अचानक भीड़ आकर के इतनी हिंसक हो जाए कि पुलिस को गोली चलानी पड़े, अचानक भीड़ आकर के इतनी हिंसक हो जाए कि एक एमएलए के पूरे मकान को आग लगा दे, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मकसद दंगा करवाना था। ये संजोग की बात रही कि जिस वक्त उन्होंने एमएलए के घर के ऊपर में हमला किया उस वक्त एमएलए जन्माष्टमी के लिए अपने पूरे परिवार के साथ इस्कॉन टेम्पल गए हुए थे, इसलिए वो परिवार वहाँ मौजूद नहीं था। शिकार उनका पूरा मकान हुआ जिसके अंदर फर्नीचर पूरी तरह से जला दिए गए, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है देखने के लिए। समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन हम तभी कह रहे हैं ना कि इतना आसान नहीं था इस तरीके से बाहर निकलना। तभी जी न्यूज कुछ सवाल, बुनियादी सवाल उठा रहा है। मैं जी न्यूज के वो बुनियादी सवाल आपको दिखाता हूं कि बेंगलुरु में भी दिल्ली हिंसा वाली साजिश है, बिल्कुल उसी तरीके से पहले भीड़ को एड्रेस किया जाता है और शाहीन बाग मॉडल से बेंगलुरु को बंधक बनाने की यह साजिश है। दिल्ली से पूरी दुनिया में नाम गया था। देखिए किस तरीके से यहां पर जो है मुसलमानों पर अत्याचार होता है, ये दिखाने की कोशिश देखिए ताहिर हुसैन इन सब तमाम लोगों ने आईएसआई के साथ मिलकर रखी। वहीं अचानक बेंगलुरु में हिंसा, ये सुनियोजित नहीं है तो और क्या है कि जैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ निकलती है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है ना कि बेंगलुरु हिंसा पर ये जो बुद्धिजीवी सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है वो चुप क्यों है? संविधान क्यों नहीं खतरे में आया जब बेंगलुरु जल रहा था? क्यों? क्योंकि धर्म विशेष पर सवाल उठाना पड़ेगा। बेंगलुरु हिंसा के पीछे क्या कोई विदेशी फंड है? शहजाद सचिन, शाहीन बाग पार्ट 2 जो आप कह रहे हैं, जी न्यूज़ कह रहा है, शाहीन बाग मॉडल दरअसल है क्या? पहले मजहबी नारा और फिर हिंसा का सहारा। शाहीन बाग में याद है, सेट इन द बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद दिल्ली में भड़का दंगा और उसके पीछे पीएफआई। यही हूबहू चीज यहां पे नाराए तकबीर, दंगा भड़का और वही पीएफआई एसडीपीआई। तो देखिए शाहीन बाग का मॉडल किस तरीके से परफेक्ट किया गया। अब दिल्ली में जब दंगा हुआ और उसमें अंकित शर्मा मारे गए, कई सारे हिंदू मारे गए, तब भी नैरेटिव क्या बना तथाकथित बारूदी बुद्धिजीवियों द्वारा कि देखो ये हमला किया गया है मुसलमानों पर। दरअसल एक कौम शांतिदूत कौम थी, दूसरी कौम जो थी वो अग्रेसिव कौम थी। और आज वो लोग जो ये नैरेटिव दिल्ली में बना रहे थे, उनके क्या तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट बंद हो चुके हैं? क्या वो विदेशी अखबार में अब अखबार में लेख नहीं लिख पा रहे हैं? वो कहां गए वो तमाम राणा आयूब, अरुंधति रॉय और तमाम जो बुद्धिजीवी लेख लिख रहे थे? इस्लामोफोबिया छा गया है। और मैं तीसरी चीज ये उठाना चाहता हूं, अब जो कह रहे थे कि देखिए एक कौम डरी हुई है और एक कौम जो है युद्ध घोष करती है, अब मुझे बताइए कि डरा हुआ कौन है और युद्ध घोष किसका है? मैं चाहता हूं कि वो तथाकथित सेकुलरिज्म की जो परिभाषा स्थापित करते हैं इस देश में, जो संविधान को खतरे में लाने की बात करते हैं हर रोज हर रात को, राम मंदिर बन जाएगा तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। कल रात को सेकुलरिज्म खतरा था या नहीं था, वो बताइए मौलाना नदीमुद्दीन। मौका है, नदीमुद्दीन मौका है। उस वक्त कहते थे ना बुरके में बैठी तो आम महिलाएं हैं, वहां तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो तो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन उस हक में आप लोगों को आगे निशाना बना करके कैसे दिल्ली जला दी गई थी। बेंगलुरु के साथ ये दोबारा ना हो जाए सर। वही उन्हीं मुसलमानों का नाम लेकर के हाथ जोड़ के अपील कीजिए कि दंगाई हैं भैया, इनको इनका सबक सिखाइए। हाथ जोड़ करके आप कपिल मिश्रा से अपील है कि दंगा मत भड़काओ। हाथ जोड़ करके से अपील है कि दंगा मत भड़काओ। कल कपिल मिश्रा थे क्या रात को? हाथ जोड़ करके जय राम कह करके लिंचिंग करने वालों से अपील है कि दंगा मत भड़काओ।
हाथ जोड़ करके बेंगलुरु में तो मतलब लेजिटिमेट कर रहे हैं, तो मतलब लेजिटिमेट कर रहे हैं, तो मतलब रात को जो हुआ ठीक हुआ, सुनिए पहले, मतलब लेजिटिमेट कर रहे नहीं हैं, आप सुनिए पहले, मतलब लेजिटिमेट कर रहे हैं, एक शब्द मुजम्मिल पाशा के लिए निकल लेजिटिमेट कर रहे हैं कि रात को जो हुआ ठीक हुआ। नहीं नहीं आप सुनिए, हाथ जोड़ के अपील है बेंगलुरु के लोग शांति बनाए रखे। पैगंबर इस्लाम पर जिसने टिप्पणी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को घर पे हमला करने का अधिकार नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे। दुनिया हिंदुस्तान में मौलाना नदीमुद्दीन हिंसा होती है, कोई भी मौलाना नदीमुद्दीन एक सवाल सुन लीजिए मेरा। कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारी बात है। सचिन एक सवाल पूछ सकता हूँ मौलाना से? पूछिए शहजाद। एक सवाल पूछ सकता हूँ, छोटा सा सवाल। मौलाना नदीमुद्दीन, क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अब बैन नहीं लगना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए ना, बात में आप तो आरएसएस पर बैन की बात करते हैं, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर बंगलुरु तक राइट्स में शामिल है, और कांग्रेस इसलिए चुप बैठती है क्योंकि उनका गठबंधन था एसडीपीआई के साथ। बेंगलुरु में गठबंधन की सरकार चला रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसलिए आज आप पाबंदी की मांग भी नहीं कर पाते हो। करिए, बोलिए कि मैं चाहता हूं पीएफआई पर बैन हो, बोलिए सर। आप सुनिए, इस संगठन को जांच करिए, अगर ये संगठन संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, अगर इसको फंडिंग कहीं से आता है तो कार्रवाई करने के लिए अरे कितनी जांच कीजिए सर, पीएफआई कितनी बार तो पूरी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, पीएफआई ने दंगों की साजिश रची, आईएसआई साथ है, और कितने सबूत चाहिए? या फिर ये कारपेट बॉम्बिंग है, या फिर ये कहीं ना कहीं मौन समर्थन होता है प्रेम शुक्ला इस तरह की ताकतों को, क्योंकि उस वक्त भी वो चिकन नेक के नाम पर जो है असम को मैं काट दूंगा। देखिए यहां पर माइनॉरिटी को देखिए डराने की कोशिश है, पूरी दुनिया को ये दिखाना है मुसलमान खतरे में है, और अंकित शर्मा से लेकर के कितने लोग मार दिए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नहीं यहाँ पर मुसलमानों पर हमला था। तो ये कारपेट बॉम्बिंग नहीं है तो और क्या है? ये समर्थन नहीं है, मौन समर्थन नहीं है तो और क्या है नदीमुद्दीन का? ठीक है सर, मैंने आपका शांति अवतार देख लिया नदीमुद्दीन। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, फिर उसके बाद सुंदर बालाकृष्णन। किस पे कार्रवाई का सवाल पूछा और नदीमुद्दीन बेपर्दा हो गए, उनसे पूछा क्या पीएफआई पे बैन लगना चाहिए, तो पीएफआई के समर्थन में खड़े हो गए। ये स्पष्ट बताता है कि जो तथाकथित जो है, जो अल्लाह का इस्लाम मानने वाले हैं, उनके खिलाफ मुल्ला का इस्लाम खड़ा है, और मुल्ला का इस्लाम मानने वाले जिहादी तत्व ही शाहीन बाग कांड भी करते हैं, वही लखनऊ में भी दंगे करते हैं, और वही बेंगलोर में भी आग लगाते हैं। एक दलित एमएलए का घर घेर कर उसको जला देते हैं। भीम की योग्यता करने की बात करने वाले, आज जब भीम की हत्याएं कर रहा है, भीम के घर जला रहा है, भीमवादियों को टारगेट कर रहा है, तब आज मीम का नाम लेने वाले किस तरह से जिहादी शक्तियों के समर्थन में खड़े हैं, ये मुल्ला नदीमुद्दीन की बातचीत से स्पष्ट हो गया। ये दंगाइयों के साथ है, शांति के पक्ष में नहीं खड़े हैं, ये अन्यायियों के साथ है, न्याय के पक्ष में खड़े नहीं है, ये मुल्ला के साथ है, अल्लाह के साथ नहीं खड़े हैं। ये इनके बयान ने स्पष्ट कर दिया। इनसे शहजाद भाई ने जो सवाल पूछा, उस सवाल का इनके पास सीधा और खरा कोई जवाब नहीं है। इनका एक ही काम है, नहीं, फिर इनका संविधान बचाओ, फिर इनका संविधान बचाओ प्रदर्शन जो शाहीन बाग में चल रहा था, जिसके बाद दंगे हुए और लगातार हम वार्न कर रहे थे, फिर वो तो साफ नकली निकला ना, वो तो साफ नजर आ ही रहा था ना। जब एक दलित एमएलए तक को नहीं बख्शते हैं, उसका घर जला दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर कांग्रेस मौन है, तब संविधान खतरे में नहीं आता। सुंदर बालाकृष्णन, हरियाणा में अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, पीएफआई हो, एनसीपीआई हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, जो भी दंगा फसाद कर रहा है वो अंदर डालना चाहिए, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बंद करना चाहिए। अभी मैं शाहीन बाग के बारे में बता रहा हूँ, कपिल मिश्रा पर कुछ कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ अपना अनुराग ठाकुर के ऊपर कुछ कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पर भी मीडिया हाउस पर भी मैं एक प्रश्न जरूर उठाऊंगा। मैं मुजम्मिल पाशा का जिक्र करता हूं सर, पुलिस जांच कर, मैं मुजम्मिल पाशा का जिक्र करता हूं, आप कपिल मिश्रा बीच में ले आते हैं। रात को कपिल मिश्रा था क्या देश रत्न निगम? या फिर जो दंगा हुआ है, जिस दंगे की साजिश बहुत वक्त से की जा रही थी दिल्ली के बाद से टारगेट करने की, अगर वैसा ही दंगा हुआ है तो क्योंकि दंगा सूट करता है इसलिए दंगे को मेरा मौन समर्थन है। देश रत्न निगम, ये मुसलमानों के घर में, जैसा शुक्ला जी ने बोला कि मुसलमानों के जो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं उनके मन में डर पैदा करना और उस डर पे अपनी राजनीति करना, ये इन मुल्लाओं का
एक नियम सा बन गया है। और इसलिए हमारे देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि और शहरों में भी ये ना करें। और दूसरा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये जन्माष्टमी के वक्त किया गया है। साउथ में जन्माष्टमी कल हुई है और आज इधर हो रही है हमारी तरफ। क्या ये मथुरा के बारे में, जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं हमको? ये बहुत गहन विचार का विषय है, इस पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस का कोई रिलेटिव उसके अकाउंट से होता है, वो कहता है हैक हो गया, और कांग्रेस के एमएलए, इसमें कांग्रेस का भी जो रोल है उसकी भी बहुत गहन जांच होनी चाहिए। ऊपर से तो कुछ शायद अलग नजर आता है, अंदर क्या है ये जांच से ही पता लगेगा। और कांग्रेस का मौन समर्थन तो देखिए ना सर, अब तक एक ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी पूरे देश में बात करते हैं कि देखिए कैसे संविधान खतरे में आ गया, देश में इस वक्त देखिए कोरोना काल में ये नहीं हो रहा है, इकॉनमी कहां जा रही है। सर पूरा बेंगलुरु आईटी कैपिटल का ये हाल कर दिया, लेकिन खामोश है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। कहां है उनका ट्विटर हैंडल? और कांग्रेस का ही एमएलए था ना जिसके घर का क्या हाल किया है। जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो रिपोर्ट दिखा देता हूं पहले आपको। इस वक्त मैं कांग्रेस विधायक वेंकटेश मूर्ति के घर के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हूं जो दंगाइयों की चपेट में आने से बच गया। ये रूम सिर्फ आपको इसलिए दिखला रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि इस घर की व्यवस्था क्या रही होगी। ये सिर्फ एक रूम है जो एक दंगाइयों के हाथों से छूट गया, वो इस रूम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन आप जैसे ही इस रूम में आते हैं, आपको सहज अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कितना हंगामा बरपाया गया होगा। ये पूरा मकान है, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है। इस पूरे मकान के अंदर में विधायक जो है अपने एक भाई के साथ रहते हैं, और ये पूरा परिसर है। इसके अंदर में यहाँ भी एक बेडरूम है, और साथ में ये एक बैठक खाना है जहाँ पर विधायक जो आने वाले लोग होते हैं उनसे भी कभी कभी मिला करते हैं। ये वो जगह है। लेकिन इस जगह पर जिस तरह से आग लगाई गई है, जिस तरह एक एक चीज को बर्बाद किया गया है, ये साफ तौर पे बताता है कि दंगाई जो है वो पूरी तैयारी करके लाए थे। और इतनी तैयारी कि आप देख सकते हैं कि ये लोहे का बना हुआ एक टुकड़ा है, इसको भी उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जो चीजें हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो इस चीज को पूरी तरह से स्थापित करती हैं कि जो दंगाई थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, और पूरी तैयारी के बाद उन्होंने यहाँ पर आगजनी की। उनका मकसद एक बड़े दंगे को अंजाम देना था। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। ये कुछ वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे आपने देखा होगा चांदबाग और तमाम इलाकों में, जैसे खजूरी इलाके में जैसे लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी। इतना बुरा हाल देखिए इस घर का क्या। वो ये आसान है क्या? ऐसे ही भीड़ आके गुस्से में सिर्फ क्या आग लगा देती है क्या? और इस तरीके से आग लगाना आसान होता है किसी घर को ऐसे बर्बाद कर देना? जयपाल, कांग्रेस चुप है। यही अगर किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया होता, अब तक तो सड़कों पर आगे होते, यहाँ पर दिल्ली से लेकर वहां तक। क्योंकि पीएफआई एसडीपीआई का नाम है, मुजम्मिल पाशा धर्म विशेष का नाम है, इसलिए ये घर जलाना जायज है। ये देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है कल रात ही इसके ऊपर में जो है रिएक्शन आने शुरू हो गए थे। जो दिनेश गुंडू राव हैं, जो पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि जिस आवाज़ जो है आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई। जयपाल मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। और प्रमोद, ये अभी जो आपने रिपोर्ट देखी होगी, जो जयपाल दिखा रहे थे, ये कुछ वैसा ही नजर आ रहा है जैसा आप और हम देखिए चांदबाग, खजूरी और इन इलाकों में घूम रहे थे, कैसे दुकानों को खोल के पेट्रोल बम तैयारी के साथ जैसे दिल्ली दंगों में गए थे दंगाई आग लगाने के लिए, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है प्रमोद। तो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन चिंगारी अंदर ही अंदर अभी भी भड़क रही है। और कई ऐसे बयान आते हैं कि शाहीन बाग पार्ट 2 किया जाएगा। दिल्ली में ये इसलिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि दंगे से जुड़े ज़्यादातर जो साजिशकर्ता थे वो या तो जुडिशल कस्टडी में है या पुलिस के रडार पे है, उनसे जांच की जा रही है। वहीं इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो दूसरे इलाकों में करने के बाद पूरी तरीके से शाहीन बाग पार्ट 2 को पूरे देश भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और पूरा मोडस ऑपरेंडी वही है, अचानक से किसी बात को लेके उत्तेजित होना और एक साथ में कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठी होना और आगजनी कर देना। ये हमने चांदबाग में भी देखा है, ब्रजपुरी में देखा है, जितनी भी जगह हमने कवर की है वहाँ पे भी देखा है किस तरीके से ये सारा पेट्रोल बम भी एकदम से आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, हथियार निकल आते हैं और इस तरीके से हिंसा होती है। क्योंकि हर इलाके में एक ना एक कमांडर एक तरीके से जो पीएफआई, एसडीपीआई और
जो पूरी साजिश रचने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के जो पूर्व छात्र हैं जेएनयू और जामिया के, इन्होंने रची थी। और हर किसी को, चाहे वो फैज़ल फारूकी को ब्रिजपुरी का इलाका हो या फिर चांदबाग में ताहिर हुसैन को हो, इजरत जहाँ को हो, अलग अलग जगह पे खालिद सैफी जो कि मलेशिया में फ्रस्ट्रेशन है क्या प्रमोद? ये वही फ्रस्ट्रेशन है क्या? कल अपूर्वानंद का परसों नाम सामने आना प्रोफेसर का, कैसे कि भीड़ को उन्माद में बदला गया और अपूर्वानंद ने कैसे इस पूरी कुछ भीड़ को ब्रेन वॉश किया, क्योंकि वहां पर ज्यादातर दंगाई अंदर है, शाहीन बाग की आग धधक रही है, इस कारण से दूसरे शहर का रुख किया गया। ये वही फ्रस्ट्रेशन है क्या? जी बिल्कुल, ये वही दबी हुई फ्रस्ट्रेशन है जो कि निकलने के लिए बेताब है। दिल्ली में निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत पुलिस की काफ़ी सख्ती है और ज़्यादातर लोगों को जुडिशल कस्टडी तिहाड़ में भेजा हुआ है, इसलिए एकजुट वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अपने बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से या बाकी अपने पीएफआई, एसडीपीआई, इनके माध्यम से जो है इसी तरीके की जो हिंसा है देश के बाकी राज्य हैं वहाँ पे अब करनी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे सब लोग इधर उधर हो गए थे, लॉकडाउन हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है तो अब उसी तरीके से ये आने वाले तरीका भी वही, साजिश भी वही, और उसके बाद मौलाना जैसे लोगों का आगे आकर के ये कहना कि हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी वही। ये सब हुस्न अफरोज़ी है। आज सचिन, अगर ये मुजम्मिल पाशा के बदले मुकेश परमार होता तो अवार्ड वापसी गैंग, तख्ती गैंग, मोमबत्ती गैंग और लेटर गैंग, ये चारों आ जाते और कहते कि संविधान खतरे में है, ये मोदी और कपिल मिश्रा मिलकर करवा रहे हैं और भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है और ये मुसलमानों का नरसंहार की तैयारी हो रही है, इस्लामोफोबिया फैल चुका है। पर क्योंकि इसका नाम मुजम्मिल पाशा है तो हो सकता है कि जिस तरीके से प्रियंका की मंडली ने सफूरा के लिए आंसू बहाए, उमर खालिद के लिए छाती पीटने लगे, तो हो सकता है कि एक आध दो दिन में अब मुजम्मिल पाशा को किस तरीके से जी न्यूज, बाकी तमाम एजेंसियां किस तरीके से परेशान कर रही है, ये यूनाइटेड नेशंस तक भी अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। ये आप मेरी बात को मार्क करना, क्योंकि इसका नाम मुजम्मिल पाशा है और इसका नाम मुकेश परमार नहीं है, इसीलिए ये तमाम चार जो मंडली है, अवार्ड वापसी, तख्ती और मोमबत्ती मंडली, ये खामोश है। तो प्रेम शुक्ला, अगर आप जो है दूसरे धर्म को निशाना बनाए तो जायज है, क्योंकि सहिष्णुता होती है ना, गंगा जमनी तहजीब है। आप यहां पर एक टिप्पणी करते जो कि बाद में निकलती है कि फेक, वो कहता है मेरा अकाउंट हैक हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है सुनियोजित दंगे हो जाएं तो ये जायज है। देखिए वो तो अकाउंट पर किसी तरह की चीज पोस्ट होना है तो बहाना है, असली उनका काम था दंगे करना, लोगों में आतंक फैलाना, जिहादी तत्वों का आक्रामक होना, हिंसा करना, आगजनी फैलाना, भय का माहौल पैदा करना, ये उनका पहले से निर्धारित लक्ष्य था। वो तो बस कारण तलाश रहे थे और वो कारण उन्होंने फेसबुक के जब फेसबुक पर उन्होंने ये पढ़ लिया तो उनको ये भी पढ़ना चाहिए था ना कि फेसबुक का उनका अकाउंट हैक हो गया है, तो अकाउंट हैक होने की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पैगंबर का अपमान उनको दिखाई देगा। उनको दंगा करना था, पैगंबर के अपमान से कोई लेना देना नहीं है, इतना ही उनको है। रोज चाइना जो है उइगर मुसलमानों को रोज पीटता है, भारत का एक मुल्ला आज तक चीन के खिलाफ वीगर मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक बार बोला है क्या? रोहिंग्या के समर्थन में तो रोज खड़ा हो जाता है, म्यांमार के खिलाफ तो रोज बोलता है, दंगे तक कर देता है, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध लेता है। पाकिस्तान के मस्जिदों में आतंकवादी बम फोड़कर जो है नमाजियों को मार देते हैं। आपने आज तक सुना है कि भारत के किसी भी उलमा ने आज दिन तक पाकिस्तान के मस्जिदों में हुए बम कांड पर एक पंक्ति का भी बयान दिया हो? इनका कोई जो है निशाना इनका स्पष्ट है कि हिंदुओं को डराना है, हिंदुस्तान को डराना है, पाकिस्तान के फंड से पीएफआई जैसे संगठनों का संचालन करना, देश जलाने को तैयार है ना, वो जलाना, उसके लिए देश जलाना पड़े, शहर के शहर जलाने पड़े, पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़े, आईएसआई से फंडिंग लेनी पड़े, सब जायज है। निश्चित तौर पर सारी चीजों को जायज मानेंगे। कट्टरपंथियों ने देश को एक बार तोड़ा, ठीक है, मैं कमेंट ले लेता हूं। देश को तोड़ने का एक इन्होंने जो है अभियान का नया रंग दिया इन्होंने। वरना मौलाना नदीमुद्दीन, मुजम्मिल पाशा जैसे दंगाई की क्या जगह है, उसे कौन बचाएगा? वरना क्या इसके पीछे हित हो सकता है? कौन वकालत कर रहा है? मुजम्मिल ने गलती किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। किसने वकालत किया? प्रेम शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद का हम लोग घोर निंदा करें,
कट्टर चाइना के खिलाफ सबसे ज्यादा मुसलमान बोले देश में हम लोग बोल रहे। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे हिंदुओं की तरफ से भड़काऊ भाषण हो और गुरुजी या इरफान मुसलमान भट्ट की क्यों ले तरफ आते से हो, हैं? दोनों की नहीं। चाहे हिंदुओं की तरफ से आपने PFI भड़काया तो क्या? सही, परसों कौन सा रिएक्शन देख लिया? वो रिएक्शन होता तो कहीं रह पाते। मुझे एक बात बताइए, मुसलमान ही मुसलमान को भड़काए, फिर सड़क पर आए और फिर मुसलमान ही विक्टिम कहलाए, ये किस तरीके का कार्ड हुआ है शहजाद? हाँ, हाँ, वो तो गलत ही है। ये जिसने इनके भड़काया, पास ना उस पर कार्रवाई करिए। ये मौलाना नदीमुद्दीन जो है ना, ये विक्टिम कार्ड लेकर घूमते हैं। इनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड है। पैन कार्ड आपके पास है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, नदीमुद्दीन के पास विक्टिम कार्ड है। तो ये विक्टिम कार्ड जहां मिले मौका खेलते हैं। अरे भाई मौलाना, ये बताओ पीएफआई पर पाबंदी हो या ना हो? आप मुजम्मिल पाशा के साथ नहीं हो ना, तो बोलो भाई आप पीएफआई के बैन के लिए मांग करो, चलो करो बैन, हाँ, बोलो बोलो बोलो, हिंदू वाहिनी- वरना विक्टिम कार्ड मत खेलो। तुम करो। हाँ सर, हिंदू वाहिनी बैन कर दो, आरएसएस बैन कर दो। अगर ये दंगे हिंदू हिंदुओं ने वाहिनी, करवाए हिंदू, होते तो वहां भी नहीं होने हिंदू, चाहिए, लेकिन मुजम्मिल हिंदू पाशा को पे गाली कार्रवाई दो। ना हो, पीएफआई पे कार्रवाई ना हो। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसलिए यहां से चेताने भर की है। वो एक शाहीन बाग 2 करने का गैंग जो पहले से ही बैठा था दिल्ली में, जिसने बार बार कोशिश रची, बार बार ये बयान आते थे कि देखिए शाहीन बाग 2 हम करके रहेंगे, होने वाला है। दिल्ली में पॉसिबल नहीं हुआ तो बेंगलोर में क्या करने की रात की साजिश थी। और ये सिर्फ दंगा कंपनी वही है, शहर बदला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.